लुक एट माई मैन, हालत देखिए उनकी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक जंग शुरू नहीं हुई। यार ये पुरानी फिल्मों को दोबारा बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती। और बहुत काम छोड़ा, बहुत पैसे का नुकसान हुआ। पर हम्म। बुलंद आवाज में बोलते हैं, बोला था ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। आई होप कहीं बाद में जूते ना पड़े। तुसी तारा सिंह नू पहचान दे नहीं, दुश्मना नु पूछो तारा सिंह कौन है। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। हमारे साथ हैं आज बेहद खास मेहमान गौरव, जो लगातार गदर 2 के चलते चर्चा में हैं, तारीफ बटोर रहे हैं। हर तरफ इस फिल्म की चर्चा है, स्टार कास्ट की चर्चा है। तो गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तो बहुत सब शुक्रिया आपकी इस छोटी छोटी बट हार्टफेल्ट तारीफ के लिए। तो सबसे पहला तो यही कि ये जो ब्लॉकबस्टर फीलिंग है, कैसा लग रहा है? देखिए, अभी मैं बोरिंग जवाब देने वाला हूँ, पर वो मतलब दुख में ज्यादा तंग मत होइए और खुशी के वक्त पर ज्यादा उड़ मत जाइए। वो वही वही प्रयत्न रहता है, और एज एन एक्टर आपको ये जरूर कोशिश करनी होती है। हमारी जिंदगियों में इतने अप्स एंड डाउन होते हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं है इस लाइन ऑफ वर्क में। तो अ, अगर आप बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएं सक्सेसेस से या फेलियर से, तो फिर वो तकलीफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा बैराग रखना पड़ता है इन चीजों से। और दिल में तसल्ली बहुत महसूस होती है। अभी तक जिन नंबर्स के बारे में बातचीत और चर्चा हो रही है, ये नंबर्स मैं सबको बता दूं, ये सिर्फ इंडिया नंबर्स हैं। अभी हम लोगों ने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बातें ही नहीं की। जी जी। तो जब ये फिल्म सारे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि अरे, अ, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि सच कहूं तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि गदर 2 ये कर पाएगी। जब मैं इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो बहुत सारे लोग जो मुझसे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये पुरानी फिल्मों को दोबारा बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उस क्लासिक को बिल्कुल। छोड़ देना चाहिए वैसे ही। तो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की धारणा को बदलेगी और एक अलग किस्म के सिनेमा को वापस लेकर आएगी ऑडियंस के लिए। दरअसल ना क्योंकि कुछ आई थिंक ऑडियंस एग्जांपल्स ने जिस ऐसे किस्म की रहे भी। मोहब्बत इसको दी है। जी, वो है अपनी। देखिए क्या होता है कि सिनेमा बनाने का तरीका बदल जाता है, सिनेमा कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी बदल जाता है, मतलब औजार भी बदल जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट का तरीका भी बदल जाता है। तो ये अनिल जी के लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैलेंज था कि जी। पुरानी गदर की फीलिंग भी मेंटेन करनी है और आजकल की फिल्म की बनावट भी लेकर आनी है। और ये एक चैलेंज होता है। वो मुझे कह रहे थे बहुत प्यार से और विनम्रता से कि वो कह रहे थे कि वो कितने शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का कि किसी फिल्म मेकर की जिंदगी में पूरी जिंदगी बीत जाती है और एक गदर नहीं आती। उनकी जिंदगी में दो दो गदर आई हैं। बिल्कुल। पर इसके पीछे उन्हीं की काबिलियत है। और जो लोग उन्हें राइट ऑफ करते आए कुछ सालों से, या उन्हें लगा कि अच्छा अब इनका पीक चला गया है या कुछ ऐसी बात, वो उन सबको उन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया है इस फिल्म के जरिए कि अगर आप ऑडियंस के लिए उस किस्म का सिनेमा लेकर आएंगे जो उन्हें पसंद है, तो वो सिनेमा हॉल में आए। तो मतलब, और आप इस फिल्म से कैसे जुड़े? कैसे आपको अप्रोच किया गया? अ, इस कहानी के दो दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि मैं कुछ 2020 के वो पहले लॉकडाउन के बाद कुछ कुछ ऐसी मानसिक स्थिति में था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले 4-5 साल से कि मुझे सेम किस्म के रोल्स ही बार बार ऑफर हो रहे हैं। और फिर मैंने इस बात को थोड़ा सोचा गहराई से, तो मैं समझा कि ये हर उस एक्टर के साथ होता है जो कुछ अरसे से सक्सेसफुल कहलाया जाता है। वो जिस बात के लिए सक्सेसफुल कहलाया जाता है उसी किस्म के रोल उसे बार बार ऑफर होते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो कुछ ऐसा सोचा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अब कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे और ऑडियंस को कुछ नया रूप दिखाएंगे। उसके चलते अगले 3 साल यानी 2020 से 2023 तक सिर्फ 3 रोल्स को हाँ की और बहुत काम छोड़ा, बहुत पैसे का नुकसान हुआ। पर कोशिश कर रहा था। पहला बच्चन पांडे, जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट मेन विलन का पार्ट था।
दूसरा राणा नायडू नेटफ्लिक्स पर, जो प्रिंस। एक बहुत ही अतरंगी किस्म का कैरेक्टर था उसमें, प्रिंस रेड्डी। उसमें उसमें मैं बयां भी नहीं कर सकता कि उसके शेड्स कैसे कैसे हैं, उसमें हर चीज है। और फिर तीसरी गदर टू। तो ये बैक टू बैक जो तीन रोल्स हैं, इनमें ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हैं। वो बिल्कुल नेगेटिव, ये हर किस्म के शेड्स, और ये बिल्कुल ही पॉजिटिव और पेट्रियाटिक आर्मी ऑफिसर। इन तीनों के लिए अलग अलग रूप भी बनाए, अलग अलग बॉडी भी बनाई, डील डॉल भी बनाया। पर जो कहने वाली बात है वो ये कि अनिल जी मुझे पिछले शायद 10-15 साल से अपने ऑफिस में बुला के काम की तारीफ करते आए हैं। बीच में एक फिल्म के लिए वो मुझे लेना भी चाहते थे, सिंह साहब, सनी सर के ऑपोजिट ही एज द मेन विलन। और उस वक्त जो प्रोड्यूसर थे उन्हें लगा कि का फर्क दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। उन्हें कुछ बराबर की उम्र के चाहिए थे, तो उन्हें प्रकाश राज को ले लिया था फिर उस फिल्म के लिए। तो बहुत अरसे से वो मुझे बुलाकर ये तारीफ करते आए हैं मेरे काम की। तो जब उन्होंने गदर के लिए बुलाया तो मैं जानता था कि कुछ तो स्पेशल रोल होगा। पर थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि सीन्स थोड़े कम थे। अ, जब उन्होंने नरेशन दी तो मैं समझा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। जिन चीजों की वो तारीफ पिछले 15 साल से करते आए, उन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट इस रोल में थी। तो मैं समझा वो मुझे क्यों चाहते हैं। एक ऐसा किरदार जो जब भी स्क्रीन पर आए तो आपको लगे कि ये रक्षा करेगा, ये जिम्मेदारी निभाएगा, ये सिचुएशन संभालेगा। अ, तो फिर मुझे लगा कि मुझे नंबर ऑफ सीन्स नहीं देखने चाहिए, और मैंने झटपट हाँ कर दिया। तो रावत साहब को देखकर फैमिली का क्या रिएक्शन था? किसका? फैमिली का क्या रिएक्शन था रावत साहब को देखकर? देखिए, 2 साल से मैं शूट कर रहा हूँ। जब उस वक्त कुछ 10 किलो वेट पुट ऑन किया था कर्नल रावत के लिए, क्योंकि 1970 की वर्दी पहनी। वो वर्दी, आपको बता दूं कि ओरिजिनल वर्दी है। वो हेलमेट ओरिजिनल हेलमेट है। कुछ कुछ चीजें म्यूजियम से आई हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, क्योंकि वो ओरिजिनल हम लोगों ने इस्तेमाल की। तो वो वाली वर्दी जब पहनी तो उस वर्दी को पहनकर लगा कि ये आजकल वाली बॉडी नहीं अच्छी लगेगी उसमें। मैं बिल्कुल बॉयिश लग रहा था। तो वो उस किस्म के मर्द वाली फीलिंग, 1970 के आर्मी ऑफिसर वाली फीलिंग, और सामने सनी सर हैं, कुछ पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। तो फिर जिम वगैरह छोड़ा, ट्रेनर वगैरह को छुट्टी दी, पराठे खाए, अच्छा। दंड पेले। अच्छा। और जैसे उस उस वक्त में जो पहलवानी की जाती थी, जो खाना खाया जाता था, वही खाया, वही उसी तरीके से कुछ वक्त वो जीवन वैसा ही बिताया, ताकि वो शरीर और वो प्रेजेंस लगे। तो ये परिवार मुझे उस वक्त से देखता आ रहा है कि ये जब भी इस गदर की शूट आती है, ये पराठे बहुत खाता है। और, और घर पर एक्सरसाइज करता है। तो उन्हें थोड़ा पिछले 2 साल से एहसास है कि कुछ तो पागलपंती चल रही है इसकी। पर पहले बोलता है वेट बढ़ाना है, फिर 2 महीने बाद वेट घटा रहा होता है राणा नायडू के लिए। तो ये जो हमारी हमारी मैडनेस है, ये वो देखते आए हैं। पर ऑन स्क्रीन पर जिस किस्म की मोहब्बत कर्नल रावत को दी जा रही है, उसके बाद ये सारी मेहनत बिल्कुल कोई कोई मायने नहीं नहीं। रखती। सब बहुत अच्छा लगता है कि फाइनल रिपोर्ट कार्ड में इस किस्म का आपको ए मिल जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमने क्या मेहनत की या नहीं। तो सनी पाजी के साथ काम करके कैसे लगा? जैसे कि हम लोग ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन जब उनको देखते हैं तो हमें बहुत शाय दिखते हैं वो। तो आप लोगों ने तो उनका असली अवतार नहीं, देखा वो होगा। सनी सर सनी सर और तारा सिंह में कोई फर्क नहीं, मैं हर इंटरव्यू में ये कहता आ रहा हूँ। अच्छा। वो सेम है। जिस तरह तारा सिंह थोड़े से शाय हैं, थोड़े से अपने लोगों से प्यार करने वाले, थोड़ी से देसी, थोड़ी से मिट्टी की महक है तारा सिंह में। आ, सनी सर एग्जैक्टली वैसे हैं। और फिर वो जो दूसरा एक्सप्लोसिव रूप है, जो कैमरा के सामने जाके वो जो हुँ। बुलंद आवाज में बोलते हैं, तो वो उस वक्त जब बोलते हैं तो वो रियल लाइफ में भी जब कैमरा के सामने बोलने लगते हैं तो सब चुप हो जाते हैं और सब सुनते हैं। वो सुनना ही पड़ता है। वो उनकी वो उनकी पर्सनैलिटी के ही दो रूप हैं, जो तारा सिंह के भी दो रूप हैं। तो इसीलिए आई थिंक ऑडियंस को भी सनी सर पे वो तारा सिंह उनके साथ प्ले करना, यू नो कर्नल रावत और
तारा सिंह की एक बड़ी अच्छा रिश्ता है फिल्म में, अगर आपने देखा हो। और उस रिश्ते को दिखाने के लिए सीन्स कम है हमारे पास, पर उस रिश्ते का एहसास आपको पहले पहले शब्द से ही हो शुरुआत जाना में ही दे चाहिए दिया जाता कि है। इन दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती और ऐसी वार्मथ और ऐसी इज्जत है। जी। तो वो दिखाने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब सीन ना हो, और फिर भी ऑडियंस को वो फीलिंग देनी हो। तो हो गया वो। एंड अपनी तरफ से हमने थोड़ी कोशिश की और उन्होंने हमें कोशिश करने दी। थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन मैं हमेशा करता हूँ, बट सामने वाला इतना लेजेंडरी स्टार है वो, उन्होंने मुझे अलाउ किया, उसी के लिए थैंक अच्छा, आपका उस पर क्या कहना है? ये जो गदर वर्सेस गदर 2 चल रहा है, आपने देखे होंगे कुछ फैन्स गदर और इसकी बहस में पड़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है? यू। देखिए, जो चीज इतनी पॉपुलर हो जाएगी, इतनी तो तुलना सक्सेसफुल हो होना भी जाएगी, लाज़मी है। उसके आसपास ये लाजमी है। मतलब लोग इधर उधर की बातें करेंगे ही, क्योंकि इतनी चर्चा में बात आएगी तो कैसे सब एक ही तरफ हो जाएंगे, कोई दूसरी तरफ भी होंगे। गदर वर्सेस गदर टू कोई डिबेट ही नहीं। 22 साल पहले कोई कहानी बनी, एक अलग मुद्दे की कहानी थी, पार्टीशन से निकली हुई वायलेंस की कहानी थी। और उस वक्त भी उस चीज को जिस तरीके से दिखाया गया वो बहुत अच्छा भी था, पर बहुत सेंसिटिव भी था। सिमिलरली अब हम 15-17 साल आगे बढ़कर 71 की वॉर में आ गए हैं। अभी भी वो मुद्दे को जिस तरीके से दिखाया गया है वो एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि रोल की ट्रेनिंग के लिए हर शेड्यूल से पहले कुछ 5-7 दिन मैं आर्मी ऑफिसर्स के साथ ही बिताता था, अच्छा। उनकी कैंटोनमेंट एरिया में, उनके बैरक्स में, उनके साथ खाने पीने में, उनके घर जाकर। तो जो उनकी एक्चुअल भावना रही है इस पूरे मुद्दे के बारे में, ये इंडिया पाकिस्तान हमारी लगातार जो एक दूसरे के साथ भिड़त रही है, या जो जिस किस्म से वो वॉर पे जाते हैं, तो उनके घर वालों का क्या क्या घर पर माहौल होता है कि हमारे पिता आज, इंडिया पाकिस्तान की एक वॉर शुरू हो गई और आज वो लड़ने गए हैं, तो उनके घर पर क्या माहौल होता है। ये सारी बातें जानने समझने के बाद ही इस फिल्म में ये चीजों को दिखाया गया है। कमर्शियल फिल्म है, बट ये सारी बातें रियल हैं। तो कहीं आई थिंक कंपैरिजन में पड़ने की जरूरत नहीं, वो एक अलग मुद्दे की पिक्चर थी, ये अलग मुद्दे की पिक्चर। अच्छा, आपकी हालिया जो वेब सीरीज़ थी राणा नायडू को नहीं भुला सकते हैं, जिसका आपने खुद भी ज़िक्र किया। वो जो प्रिंस था, वो डरपोक, थोड़ा नादान, थोड़ा शरारती, नशेड़ी, जो मिक्स कैरेक्टर था वो। तो आपने वो बहुत बखूबी निभाया और बहुत लंबा रोल था उसमें तो आपका खैर। तो कैसा एक्सपीरियंस था वेंकटेश सर के साथ काम करना, राणा सर के साथ काम करना, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज था प्रिंस। जिस तरीके से कहा जाता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये कहना आसान है। जब हाँ। आप एक्चुअली कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो डर लगता है, क्योंकि उसमें कुछ बोल्ड सीन्स भी थे और कुछ ऐसे चैलेंजिंग सीन्स थे करने के लिए। नॉर्मली लोग मुझे मेरी आवाज के लिए पसंद करते हैं। अ, मैं उसमें कहीं जगह चाहता था कि लोगों को ये स्ट्रेंथ ऑफ वॉइस भी फील ना हो, तो उसके लिए एक अलग मैड वाली हंसी बनाई गई कि जब वो बिल्कुल ही स्ट्रेस्ड हो जाता है, तो वो कुछ ऐसे कुछ करके हंसता है। और वो जानबूझकर मैंने कुछ वैसा बनाया था, ताकि ये जो आवाज में जो स्ट्रेंथ लोग नॉर्मली फील करते हैं और रिलेट करते हैं गौरव चोपड़ा से, ये वहां पर ना झलके। तो कंफर्ट जोन से बाहर जाना चैलेंजिंग के साथ साथ थोड़ा डर भी लगता है, मैं ऑनेस्टली कहूँ। ऐसा लगता है कि ऑडियंस कहेगी ये क्या कर दिया तुमने, हमें तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। बट शिद्दत से, सच्चाई से आदमी करता है, फिर ऑडियंस पर छोड़ देता है। अभी 2 अवार्ड मिले प्रिंस के लिए, तो कई थोड़ी संतुष्टि मुझे हुई है कि शायद कुछ सही किया मैंने। चैलेंजिंग ये था एक्चुअली वर्षा की मैं प्रिंस, रेडी और कर्नल रावत साथ साथ प्ले कर रहा था। तो अच्छा। ना ही सिर्फ वो वेट कुछ 10 किलो पुट ऑन और लूज करना, सिर्फ वो ही चैलेंज नहीं था। सिर्फ वो मूछ और दाढ़ी चैलेंज नहीं थी, वो सिर्फ हेयर स्टाइल आर्मी ऑफिसर वाला चैलेंज नहीं था, वो तो फिर भी हो जाता है। ये जो किरदारों की पोर्ट्रेल का डिफरेंस था, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और मैं कहीं बीच में बोल रहा था ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। आई होप कहीं बाद में जूते ना पड़े। बट मेहनत रंग अब लाई। बहुत खुश हूँ। अब बहुत खुश हूँ, जैसा मैंने पहले कहा, जब फिर इतनी मोहब्बत मिल जाती है, इतनी तारीफ मिल जाती है ऑडियंस से।
सारी मेहनत, जैसे मैंने कहा, फिर वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और आदमी बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। अ, आपके करियर का मिस्टर राठौर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अभी मतलब मैं वही इमेजिन करी थी, वो राठौर, कम बोलने वाला, फिर प्रिंस, वो मतलब कि दर्शकों के लिए भी बहुत मुश्किल भरा होता है, तो आप ही एक्टर होते हैं जो उनको बहुत इजी बना देते हैं। तो मिस्टर राठौर को आप किस तरह देखते हैं, और वो टीवी की जर्नी अब क्या फिल्मों और वेब सीरीज में आने के बाद पीछे छूट चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं लकी रहा हूँ कि मुझे ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिला है। और ऐसे कैरेक्टर्स, देखिए, राठौर की बात आज भी जब होती है तो कहीं मेरे लिए थोड़ा सा अचंभित हो जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे हमारा टीवी का जो फॉर्मेट है वो लिटरली डेली न्यूज़पेपर का फॉर्मेट है, कि आज आज का न्यूज़पेपर आया, फिर आपने रद्दी में फेंक दिया, फिर कल एक नया आया। अब कितने ही शोज हैं और उनमें रोज नए एपिसोड हो रहे हैं, तो कोई चीज जो आपने 10 साल पहले, 15 साल पहले शूट की, उसकी चर्चा आज भी होती है, तो थोड़ा सा मैं अचंभित ही हो जाता हूँ। कुछ लोगों को तो डायलॉग्स याद हैं, कुछ लोगों को कपड़े याद हैं कि कौन से सीन में बिल्कुल, पहने थे। मैं उनमें से हूँ। तो आपका टेस्ट अच्छा है। अ, तो वो एक, यू हैव टू बी फर्स्ट ब्लेस्ड कि आपको ऐसा मौका मिले कुछ ऐसा काम करने का। और दूसरा, कुछ एक उस वक्त भी शिद्दत करके उससे कुछ अलग बनाने की कोशिश हमने की थी। उतरन पे एक सेपरेट यूनिट होता था, राठौर यूनिट। अच्छा। क्योंकि मेरे सीन्स अलग होते थे। कभी हम 20 फुट की ऊंचाई से जंप कर रहे हैं, कभी हम पानी में जा रहे हैं, कभी हम आग में किसी को बचाने जा रहे हैं, वो बड़े लार्जर देन लाइफ सीक्वेंसेस हैं। कभी रेन मशीन आ रही है, कभी फाइट मास्टर्स आ रहे हैं। अ, खर्चा भी किया जाता है और आपको वैसे प्रेजेंट किया जाता है। पर वो उस कैरेक्टर की एक बहुत खूबसूरत बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि असल में उसे 2 या 3 एपिसोड के लिए बुलाया गया था एज अ कैमियो। चैनल चाहते थे कि तपस्या की जिंदगी में एक किरदार आए और वो आके उसको, वो 2 एपिसोड में उसको सीधा करके चला जाए। तो वो एक कैरेक्टर ऐसा चाह रहे थे जिसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो। और वो लोगों को बहुत पसंद आया, तो फिर वो लंबा हुआ और लंबा हुआ और लंबा हुआ, फिर वो सीरियल का हीरो बन गया। और कहीं उसमें क्या हुआ कि क्योंकि पहले से ये इतनी कहानी नहीं लिखी गई थी, ना उसकी बैक स्टोरी, ना उसकी आगे की स्टोरी, तो जैसे जैसे मैं निभाता गया, अदायगी करता रहा, वैसे वैसे ही वो बनाते रहे, तो कहीं किसी पॉइंट पर रघुवेंद्र प्रताप राठौर और गौरव चोपड़ा एक हो गए। मुझ में और उसमें कुछ फर्क ही नहीं रहा। तो अगर आपने मिस्टर राठौर को स्क्रीन पर देखा है, तो वो मैं हूं। जो भी वो कहते करते, जिस तरीके से, वो मैं हूं। तो वो मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा पर्सनल है, क्योंकि ये तो बड़ी आम बात हो गई थी उस दौरान कि जो मैं वहां सेट पर कह रहा हूँ वही अगले दिन मेरे घर पर हो रहा है। और जो मैं घर पर अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा हूँ वो अगले दिन जाके सेट पर तपस्या को कह रहा हूँ। और ऐसा क्रेजी हो गया था कि जिंदगियां दोनों बिल्कुल मिरर की तरह हो गई। और लगा कि ये तो अच्छा, वो वाली प्रॉब्लम होने वाली है कि रियल और रील में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। बट मेरे दिल के बहुत करीब है। और जहां तक टेलीविजन या किसी और प्लेटफॉर्म को छोड़ने की बात है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ अलग करने के लिए हम बाहर निकले हैं, क्योंकि वहां कुछ सेम ही टाइप की चीज ऑफर हो रही थी। पर जैसे ही वो हमें कुछ अच्छा ऑफर करेंगे, क्यों नहीं। मैं हमेशा से वो झंडा पकड़ के खड़ा रहना चाहता हूँ कि गौरव चोपड़ा कॉमा एक्टर होना चाहिए, गौरव चोपड़ा कॉमा टीवी एक्टर, गौरव चोपड़ा कॉमा फिल्म एक्टर, गौरव चोपड़ा कॉमा ओटीटी एक्टर नहीं। और मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ कि मैं हर जगह आपको अच्छा काम देता रहूं। और ये धारणा कहीं टूटे कि ये इस मीडियम का है, क्योंकि उस धारणा की वजह से ही हमें हमारे साथ बड़ी मुश्किलात होती है। प्रमोशन से निकाल दिया जाता है, सीन्स कट हो जाते हैं, दूसरे एक्टर्स के मुकाबले आपको नीचे रखा जाता है। आपकी काम की तारीफ होती है, ताली बजती है, बट फिर उनको डर भी लगता है कि दूसरे स्टार के बराबरी ना आ जाए, थोड़ा सा नीचे रखते हैं ऐसे। और ये मुश्किल तब तक रहेगी जब तक ये वाला टैग रहेगा। तो हम हर प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहेंगे, और हम सिर्फ ये देखें, हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। पर आप इस बात की चिंता ना करें कि आप हमें किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। अच्छा, अब आपको इंडस्ट्री में 20-22 साल हो चुके हैं, एक लंबा समय आप बिता चुके हैं। तो इन सालों में, इन दशकों में आपने किस तरह की चीजें फेस की, कैसे खुद को मोटिवेट किया?
देखिए, ये बहुत ही एक मुश्किल और ये मुश्किल प्रोफेशन है। बिल्कुल। जो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर एक की जिंदगी में आते हैं। अ, उसके साथ साथ हमारे यहाँ करियर में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं। बहुत ऊंचाई के बाद बिल्कुल गिरना पॉसिबल है। बिल्कुल जमीन में गिर गए, पिस गए, मिट्टी में मिल गए, उसके बाद वापस खड़े होकर पहाड़ बनना भी वापस पॉसिबल है। एक किस्मत का फैक्टर हमेशा यहाँ रहता है, काबिलियत से ऊपर। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानना चाहेंगे, पर ये सच है। मुझसे कहीं ज्यादा काबिल लोग मुझे सड़क पर बस का इंतजार करते दिखते हैं, और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल मानता हूँ, और इस बात का आभास है मुझे। और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है कि मैं एक बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ, और वो मेरा थोड़ा नाम है, मैंने कुछ कमाया है, और उन्हें मौका ही नहीं मिला। और मुझसे कहीं कम काबिलियत के लोग मुझसे कहीं ज्यादा नामचीन हैं। तो काबिलियत कुछ इतनी इंपॉर्टेंट या नहीं है, यहाँ दूसरे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडस्ट्री बदली है, ऑडियंस बदली है, टेस्ट बदले हैं, और इस सब के साथ, इस सब हरे अप्स एंड डाउन्स के साथ आपको कंटिन्यूअसली खुद को ढालना पड़ता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 2020 में मैंने कहा कि अब मैं अलग किस्म का काम करूंगा, सिर्फ 3 रोल्स के लिए हाँ की, कितने रोल्स को मना किया, पैसा कितना छोड़ा। और आदमी घर पर बैठा है, आपको काम ऑफर हो रहा है और आप मना कर रहे हैं, और लिटरली लाखों रुपए छोड़ते हैं। तो तकलीफ होती है। यहाँ सेविंग से आप घर चलाते हैं, और उधर आने वाले पैसे को आप मना करते हैं। ये एक मुश्किल मुश्किल काम है। पर अगर आप अपने आप को इन चेंजिंग वक्त में ढालेंगे नहीं, अपने रूप को कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे नहीं, तो ऑडियंस के लिए फिर कभी ना कभी बोरिंग हो जाएगा। कभी ना कभी वही चेहरा, वही आवाज, वही डायलॉग डिलीवरी। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि कैसे मिमिक्री आर्टिस्ट आपको कॉपी कर पाते हैं। वो कॉपी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका स्टाइल बिल्कुल सेट हो जाता है। आपके बोलने का अंदाज, आपके चलने का अंदाज सेट हो जाता है, और इसीलिए कोई और इंसान बिल्कुल आपको कॉपी करके दिखा सकता है। तो बस ये कोशिश करनी है कि इस अंदाज और इस स्टाइल में कहीं बंद के ना रह जाएं। थोड़े थोड़ी देर के बाद अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अलग अलग रोल्स प्ले करके। हर रोल के लिए तारीफ नहीं मिलेगी। राणा नायडू के लिए 2 अवार्ड्स मिल गए, तो खुश हूँ। कल ही कोई बड़े फिल्म मेकर मुझे कह रहे थे कि आपको इसके लिए, देखिएगा, आप अभी फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह आएंगे, आपको इसके लिए अवार्ड्स मिलने वाले हैं, आप बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर लेकर जाएंगे सब जगह। तो मैं उन्हें कह रहा था, अभी अभी तो फिल्म आई है, आप अभी मुझे ऐसे सपने ना दें प्लीज। अभी थोड़ा वक्त मुझे रहने दीजिए। तो जो कहने की बात है वो ये कि कोशिश करता रहना हमारे हाथ में है, बाकी फल, वो जो गीता का सार है, हमारी जिंदगी में उसका ये है कि फल जो है वो ऑडियंस देगी। और अगर ऑडियंस पसंद करती है तो फिर सब जायज है, और वो पसंद ना करे तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे। यही यही जिंदगी है हमारी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कभी करियर में, जैसे कि आपने बताया लॉकडाउन का समय कितना चैलेंजिंग भरा रहा आपके लिए, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रोजेक्ट आपसे छूट गया हो या आपके हाथ से निकल गया हो और उसका अफ़सोस आपको अब तक होता हो? नहीं, ऐसा अफसोस अफसोस नहीं होता। मैं बड़ा बोरिंग और साधु किस्म का इंसान हूँ। थोड़ा सा बैराग है मुझ में। मैं चीजों से, ऐशो आराम से, काम में अपॉर्चुनिटी से, स्टारडम से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। ना अपनी ना किसी और की। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बगल का कोई एक्टर मुझसे ऊपर बढ़ गया, या उसने क्या काम कर लिया, या मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा ध्यान कुछ इसी चीज में रहता है कि जो मेरा अगला शूट है उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं। और मैं उसमें इतना घुस जाता हूँ कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ये कोशिश करता हूँ। मुझे सचमुच जेन्युइनली पता ही नहीं कोई बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जो काम छोड़ दिया वो तो छोड़ दिया। उसकी ऐसी कोई वो बात नहीं। अ, पर ये जरूर है कि प्यार मोहब्बत नहीं छूटता। अ, और आप बाकी चीज से कितना भी बैराग बना लें, मटेरियलिस्टिक पोजेशन से, गाड़ी से, स्टारडम से, घर से, पैसे से, प्यार मोहब्बत नहीं छूटता। तो जहाँ मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि जहाँ वो हो गया मुझे, फिर वो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं पूरा हाथ पकड़ के नहीं रह सकता, तो एक
छोटी सी उंगली पकड़ के रहूंगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ दिल की खिड़की से किसी को मैंने अंदर आने दिया एक बार, तो फिर वो जगह मैं उसे हमेशा दूं, वो इज्जत वो तवज्जो हमेशा दूं। पर लाइक आई सेड, ये हमारी हम एक्टर्स की जिंदगियों के चैलेंजेस हैं कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ आप प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स भी देखते हैं। मजा आता है। तो आखिर में अगर आप चाहें कोई सनी पाजी का डायलॉग के साथ इस इंटरव्यू का अंत करना चाहें। देखिए आइडियली तो अ, दो सुनाता हूँ आपको, एक अपना भी सुना देता हूँ, मेरी बिल्कुल। इंटरव्यू चल रही है तो। ये क्लाइमैक्स का डायलॉग है, जो विलेन के सामने होता है। विलेन जो है वो तारा सिंह को पकड़ने की भूख में रियलाइज नहीं करते कि वो इंडियन बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं, और वो यहाँ उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने में मैं एक टैंक पे खड़े होकर एंट्री करता हूँ, और उनको एहसास होता है कि वो इंडियन बॉर्डर में आ गए। तो वो कुछ एक अपना पैंतरा अपनाते हैं हाथ खड़े करके कि मैं प्रिजनर ऑफ वॉर हूँ, मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ। उनको लगता है कि मुझे मार डालेंगे, तो वो एक बचाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि आप जिनीवा कन्वेंशन फॉलो कीजिए, आप मुझे पकड़ लीजिए। तो उसके जवाब में कर्नल रावत ये कहते हैं, डिड यू फॉलो द जिनीवा कन्वेंशन एट राम टेकरी? लुक एट माई मैन, हालत देखिए उनकी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक जंग शुरू नहीं हुई, वरना मेरी और तुम्हारी मुलाकात यहां नहीं, वहां तुम्हारे लाहौर में हो रही होती। और वहां जनरल साहब, आपकी ये गर्दन कर्नल रावत के हाथों में होती। बट एज ऑफ नाउ द वॉर हैजंट स्टार्टेड yet, so there is no arrest memo, no war journal। तो आप प्रिजनर ऑफ वॉर कैसे हुए? अब मैं मुंह मोड़ूंगा, नजर फेरूंगा, और तुम तारा सिंह के साथ अपना हिसाब किताब पूरा करोगे। ये वो फाइनल का वो पूरा डायलॉग है, जिसके बाद पूरी फिर फाइनल वाली क्लाइमैक्स बहुत होती है। प्यारा। सनी सर का मेरा फेवरेट डायलॉग ऑफ द फिल्म जो है वो मुझे बहुत क्यूट लगता है। और मुझे इतनी, मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ वो डायलॉग सुन के। वो फिल्म के शुरुआत में एक पोर्शन है जहाँ पर मैं उन्हें उनकी उनकी ट्रक्स में एम्यूनेशन भेजता हूँ, और वहां हमारे आर्मी वालों को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, और ये सिविलियन ट्रक लेके पहुंचे हैं। तो वहां वाले उनसे पूछते हैं, अरे तुमसे कुछ हो पाएगा? तो वो सनी सर का लाइन है कि तुसी तारा सिंह ਨੂੰ पहचानते नहीं, दुश्मना नु पूछो तारा सिंह कौन है। आई लव इट, आई लव इट, आई फील लाइक वो पूरा एसेंस है कि तारा सिंह कौन है तुम जानते नहीं हो। ये हमारी इंडस्ट्री के वो पहले हल्क सुपर ह्यूमन कैरेक्टर हैं, जो जाके पूरे देश से लड़ जाते हैं और हम सवाल नहीं करते। तो इट्स ग्रेट। थैंक यू आई सो होप आपको मच अच्छे गौरव। लगे।